कोरोना की दूसरी लहर के दलदल में देश फंसता ही जा रहा है। कोरोना के मामले पहले हजारों में थे, फिर लाख पे पहुंचे और अब हालात ये है कि संक्रमण का आंकड़ा किसी भी दिन 2 लाख को पार कर जाएगा। और ऐसा हुआ तो मंजर कितना खौफनाक होगा, समझिए जरा। एक कतार से सजी चिताएं और उनसे उठती ये चिंगारी चेतावनी है कि चेत जाइए, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक हो चला है कि लापरवाही की कीमत अब जान देकर चुकानी पड़ रही है। खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जहां रोजाना ऐसे ही कई शव आग के आगोश में समा जा रहे हैं। चिताओं की इन लपटों में सिस्टम की तैयारियां भी स्वाहा हो रही हैं, तो विरोधी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और इन सब के बीच लखनऊ के हालात ये हैं कि संक्रमण के मारे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। ये लखनऊ का भैंसा कुंड है और भैंसा कुंड में स्थिति ये है कि लाइन से एम्बुलेंसेज लगी हैं। आप देखिए 1 2 3 4 एम्बुलेंस सामने दिखाई दे रही हैं और दूर तक सिर्फ यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बगल में भी चिताएँ यहाँ पर किस तरीके से जलाई गई हैं, तो ढेर लगा हुआ है। लकड़ियाँ अब ट्रकों से मंगाई जा रही हैं और स्थिति ये है कि जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, घाटों पर भीड़ बढ़ती जा रही है और इसी वजह से देखिए जो परिजन हैं उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। यानी अस्पताल से जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उसके लिए अब चूँकि लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, इस वजह से लकड़ियाँ ट्रकों से मंगाई जा रही हैं। तो दिन हो या रात, गोमती के तीर पर चिताओं की लपटें कभी बुझ नहीं रही। हर वक्त यहाँ एम्बुलेंस से शवों का आना लगा ही रहता है। और चिताओं की ऐसी ही तस्वीर वायरल होने के बाद विरोधी भी योगी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ये रिपोर्ट और दृश्य सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये भारी कीमत खुद को महिमामंडित करने वाले पीएम और सरकार की अक्षमता की वजह से चुकानी पड़ रही है। ऐसा स्वीकार नहीं। यूपी सरकार का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब तक महाराष्ट्र वो राज्य था जहां संक्रमण से सबसे ज्यादा सनसनी फैली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब उसी राह पर बढ़ता दिख रहा है। मौत हो या मरीज, दोनों आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को यूपी में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए और 68 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसी तरह 13 अप्रैल को 13,604 केस थे और 72 लोगों की मौत हुई थी। 12 अप्रैल को भी 15,276 केस दर्ज हुए थे और 67 लोगों की मौत हुई थी। 11 अप्रैल को 12,748 केस और 46 मौत। 10 अप्रैल को 9,587 केस के साथ 36 मौत दर्ज हुई थी। मतलब ये कि यूपी में पिछले 5 दिनों में संक्रमण के आंकड़े दोगुने हो चले हैं और मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। हालात ये है कि बंगाल चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। वीआईपी तो वीआईपी, संक्रमण के संकट में फंसे आम लोगों का हौसला भी जवाब देने लगा है। ये तस्वीर लखनऊ के सिविल अस्पताल की है, जहां लोगों का आरोप है कि सिस्टम इस कदर सरेंडर कर चुका है कि टेस्टिंग तक नहीं हो रही। खराब चल रही है सर। इस हालात में अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कौन पालने वाला होगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा सर? हमें बताइए, बच्चे कौन पालेगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वहाँ सब लाइन, वहाँ जिनका लगा वो सब लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। छोटा सा बच्चा मेरा कौन पालने वाला होगा? उसके बाद सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो यहाँ पे अधिकारी नहीं आया आप लोग? कोई अधिकारी नहीं पूछने वाला है सर, यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला है। ये तो लखनऊ के एक अस्पताल का हाल था, बाकी अस्पतालों में भी लगभग ऐसा ही हाल है। यूपी में डर है, मातम है, लेकिन यूपी से ही सटे उत्तराखंड से आई तस्वीरों को देखकर लगता है कि लोग ठान कर बैठे हैं कि जान जाए पर ध्यान और स्नान न जाए। क्योंकि अगर डर होता तो आस्था के नाम पर लापरवाही की ऐसी तस्वीरें हरिद्वार से नहीं आती, जहां हजारों की भीड़ हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुई। और जब से कुंभ की शुरुआत हुई है, हरिद्वार से रोजाना ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। शाही स्नान वाले दिन तो लापरवाही और चरम पर होती है और इन लापरवाहियों की ही देन है कि उत्तराखंड में इस महीने संक्रमण 500% ज्यादा बढ़ गया है।
1 अप्रैल यानी जिस दिन कुंभ शुरू हुआ उस दिन उत्तराखंड में सिर्फ 293 केस थे। 5 अप्रैल को संक्रमण का आंकड़ा 550 पहुंच गया। कुंभ की भीड़ जुटनी शुरू हुई तो 8 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1109 पहुंच गई। 13 अप्रैल को 1334 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से अकेले 200 तो कुंभ मेला क्षेत्र के थे। और कल यानी शाही स्नान वाले दिन संक्रमण का आंकड़ा 1925 हो गया, जो अब तक एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों के लिहाज से सबसे ज्यादा है। और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़े देखें तो राज्य में संक्रमण के मामलों में 557% की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों को संभालने के लिए अस्पतालों में बेड नहीं है। राज्यों में शिकायत है कि उनके पास दवा नहीं है। कई जगहों पर स्वास्थ्य महकमा टेस्टिंग के स्तर पर फेल हो रहा है। मौत के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए सरकारें लोगों के भरोसे हैं, लेकिन वही लोग हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठे हैं। और ऐसे ही माहौल ने कोरोना को फलने फूलने और फैलने का मौका दे दिया है। देखिए ना, वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों की लाल बत्ती पर तो काफी पहले प्रतिबंध लग गया, लेकिन सिस्टम से लाल बत्ती कल्चर खत्म ही नहीं हो रहा, जिसकी मिसाल देखने को मिली पटना के एक अस्पताल में, जहां कोरोना पीड़ित शख्स अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ता रहा और अस्पताल के अंदर पूरा अमला मंत्री जी के स्वागत में लगा रहा। कोरोना पॉजिटिव थे, साथ मेरे में प्रॉब्लम, तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है। कलेजा चीर देने वाली इस चीख पुकार का इल्जाम ना तो विधि के विधान पर लगाया जा सकता है, ना ही ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। ये अभिमन्यु कुमार है जो कोरोना से मौत की लड़ाई लड़ रहे अपने पिता को अस्पताल तक तो लेकर पहुंच गया, लेकिन एंट्री नहीं मिली। 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। ये बिहार की राजधानी पटना के मशहूर NMCH अस्पताल की तस्वीर है, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। नीतीश के मंत्री जी जिस वक्त अस्पताल के अंदर हाथ जोड़े अपनी आवभगत करा रहे थे, उसी अस्पताल के बाहर एक शख्स तड़प रहा था, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन ने उसकी सुध ली, ना ही मंत्री जी को इसकी खबर मिली। रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए। मंत्री जी के मुताबिक सूबे में स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम अप टू डेट हैं, लेकिन जब उनसे अस्पताल के बाहर बिना इलाज के मरीज की मौत पर सवाल हुआ तो भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। क्योंकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होती है। कोरोना के कहर और सोते हुए सिस्टम को जगाने वाली एक और रिपोर्ट मध्य प्रदेश के रतलाम से आई। रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे तक ऊपर चढ़ा हूँ। मैंने कहा कि 2 बज गई है, रिपोर्ट की क्या खबर है। रतलाम के इस अस्पताल का जायजा लेने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे थे। उनके साथ रतलाम के सांसद और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। वैसे तो शायद मंत्री जी को अच्छी तस्वीर दिखाकर रवाना कर दिया जाता, लेकिन उनका सामना अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुए एक शख्स से। अस्पताल में इस शख्स का भाई पिछले 2 दिनों से भर्ती था। रिश्तेदार अस्पताल प्रशासन से बार-बार अपने मरीज का हाल जानने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। बस ये खबर सुनाई कि कोरोना से मरीज की मौत हो गई। रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे तक ऊपर चढ़ा हूँ। मैंने कहा कि 2 बज गई है, रिपोर्ट की क्या खबर है, तो बोले चेक हो गया है। मैंने पूछा पेशेंट का नाम क्या है या शक्ल तो बता दे मेरे को, तो बोलेगे शक्ल तू बताएगा, हम बताएंगे, नाम हम बताएंगे कि तेरा पेशेंट है, हमारा पेशेंट है। अस्पताल के दरवाजे पर ही सच से सामना होने के बाद मंत्री जी को भी कमियां माननी पड़ी। कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मुझे कमी लगी है, उसको ठीक करने के मैंने आज निर्देश जारी किए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ भी एक मरीज की सांसें एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर ही उखड़ गई, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। 3 घंटे तक कोरोना की जांच के नाम पर इस मरीज को अस्पताल के दरवाजे पर ही इलाज नहीं मिला। रिश्तेदार अस्पताल में एंट्री पाने के लिए चक्कर काटते रहे, लेकिन अस्पताल की नींद खुलने से पहले मरीज मौत की नींद में सो गया।
लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के बीचों बीच रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज पहले चरण का मतदान होना है पंचायत के। एक ओर कोरोना का कोहराम और दूसरी ओर महामारी के बीच आज से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव चिंता का सबब बने हुए हैं। यूपी में आज से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में 2,21,000 से ज्यादा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख प्रदेश चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। मतदाताओं को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान स्थलों पर लगे कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। कोरोना के कारण अब पंचायत चुनाव टालने की भी मांग उठ रही है और वो भी बीजेपी की ही ओर से। कुछ प्रत्याशी भी ऐसे हैं कि उनको फीवर इतनी तेजी से आ रहा है, इसके बाद भी वो चुनाव प्रचार में जाते हैं, और कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं उसके बाद भी वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है एक भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। लोगों की जान बचाना जरूरी है, चुनाव तत्काल कराना जरूरी नहीं है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,510 मामले आए हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हो गई। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 मई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। प्रतिमा चुनाव प्रचार भी हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां भी हो रही हैं, पंचायत चुनाव भी हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है सही टेस्ट, जो नहीं हो रहा सही वक्त पर मरीजों को दवाई मिलना, जो नहीं हो रहा सही वक्त पर ऑक्सीजन मिलना, और ये सबसे ज्यादा दुखद है। हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण की सुनामी आ गई है। पिछले 4 दिनों से रोजाना कोरोना के 1.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। आज खतरा 2 लाख के पार होने का है। 2 लाख केस, 2 लाख का ये आंकड़ा स्क्रीन पर देखते ही दिल दहल जाता है। ये हिंदुस्तान में संक्रमण की सुनामी की सबसे भयानक चेतावनी है। सिर्फ 21 राज्यों में ही कोरोना के नए मामले 2 लाख के करीब पहुंच जाते हैं। 21 राज्यों को मिला दे तो नए कोरोना के केस 1,95,650 पहुंच जाते हैं। दिल्ली से लेकर दार्जिलिंग तक हर जगह कोरोना सुनामी बन चुका है। हिंदुस्तान के नक्शे पर हर जगह कोरोना की तबाही के निशान हैं। दिल्ली में 24 घंटों में रिकॉर्ड 17,282 नए केस आए तो महाराष्ट्र में 58,952, वहीं यूपी में 20,510 केस तो कर्नाटक में 11,265 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 14,250 केस आए तो मध्य प्रदेश में 9,720 नए मामले। देश के 5 राज्यों में चुनाव है, वहां रैलियां भी खूब हुई और भीड़ भी खूब जुटी। अब वहां से आ रहे कोरोना केस देखिए। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 5,892 नए केस आए तो केरल में 8,778 नए कोरोना केस हैं। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 7,819 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, भारी भीड़ जुटी है, लिहाजा वहां केसों में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 1,953 नए मामले आए हैं। वहीं गुजरात में 7,410 नए केस आए हैं। बिहार में 4,786 नए केस तो राजस्थान में 6,200 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में 3,329 तो हरियाणा में 5,398 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में 925 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए, जबकि झारखंड में 3,198 और जम्मू कश्मीर में 1,086 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो ओडिशा में 2,267 और आंध्र प्रदेश में 4,157 नए मामले सामने आए हैं। देखिए, हर कोई अपनी अपनी दलील दे रहा है कि अचानक जो ये कोरोना का विस्फोट हुआ, अचानक जो दूसरी लहर आई इतनी खतरनाक तरीके से, वो इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। लेकिन देश भर में कोरोना के केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कोरोना नियमों की अनदेखी। आपको अलग अलग शहरों में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीरें हम दिखाते हैं। कोरोना के चलते माता मुंडेश्वरी मंदिर में ताला लगा है, लेकिन फिर भी लोग बाहर ही भीड़ लगाकर पूजा पाठ करने लगे। भीड़ जुटी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी ही, लोगों के चेहरे से मास्क भी गायब दिखा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,786 नए केस आए हैं। भक्त अपने इष्ट देव के पास रक्षा की उम्मीद में पहुंचते हैं, लेकिन जब भक्त खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो तो कुछ नहीं किया जा सकता।
शीतला माता मंदिर में लगी ये भीड़ खुद कोरोना के खतरे को अपने पास बुला रही है। कहीं ऐसा न हो कि मंदिर में लगी ये भक्तों की लाइन कल कोरोना मरीजों की लाइन बन जाए। ये वो भीड़ है जो लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, लेकिन यही भीड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। ये वो पोलिंग पार्टियां हैं जो मतदान बूथ पर जाने की तैयारी कर रही हैं। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग से बनी दूरी साफ नजर आ रही है। अब अगर ऐसे में कोरोना विस्फोट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? यूपी में पिछले 24 घंटों में 20,510 मामले सामने आए। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बाजार गुलजार है। रमजान का पाक महीना जो शुरू हो गया है। ये हाल तब है जब जामा मस्जिद के शाही इमाम खुद लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि कोरोना के खतरे को समझो। बात लखनऊ की भी करनी चाहिए। लखनऊ में कोरोना के मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, दोनों जगह शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कतार से जलती हुई इन चिताओं में सिर्फ शव नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपने भी जल गए। इन लपटों में सिस्टम से आस लगाए बैठे लोगों की उम्मीदें खाक हो गई। बेबसी और खौफ की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर चिता की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। न एम्बुलेंस का शोर थम रहा है, न अंतिम संस्कार का सिलसिला रुक रहा है। मौत के भयानक मंजर का अंदाजा इस तस्वीर से लग जाएगा। यहाँ ट्रकों में भरकर लकड़ियां लाई जा रही हैं ताकि शवों का दाह संस्कार हो सके। भैंसाकुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं। जो हाल शमशान का है वही कब्रिस्तान का। यहाँ भी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज नहीं थम रही। कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। पहले एक दिन में 4 या 5 शव आते थे, अब 30 से ज्यादा शव सुपुर्दे खाक के लिए जा रहे हैं। कब्रिस्तान प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही। फिर कह रहे हैं सुबह सुबह इस तरह की खबरें हम आपको सचेत करने के लिए दिखा रहे हैं। पैनिक आप में ना आए, लेकिन आप इस बात को समझें कि ये मामला किसी एक शहर या किसी राज्य का नहीं है, आपके आसपास का है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ राजनीति भी खूब चमक रही है और उसी राजनीति के कई चेहरे खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन जनता की सुध लेने के बजाय तेजस्वी यादव बासुकीनाथ धाम में पूजा करने पहुंच गए। नेताजी आए तो अपने साथ भीड़ भी लेकर आए, जबकि जिले में धारा 144 लागू है। वैसे ये बात भी जानना जरूरी है कि कोरोना के चलते मंदिर के अंदर मूर्तियों को छूना तक मना है, लेकिन तेजस्वी पहुंचे भी, पूजा भी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। लेकिन कोरोना पर नीतीश सरकार को घेरने वाले तेजस्वी को यहाँ कोई कमी नहीं दिखी। पूजा किए, खतरा बढ़ाया और चलते बने। ये तस्वीरें कोरोना को लेकर पंजाब सरकार के 3 मंत्रियों की गंभीरता की पोल खोल रही हैं। पहली तस्वीर में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह है, जो अपने भाई के मेयर बनने की खुशी में मास्क ही भूल गए। वो भूले तो भूले, साथ वालों ने भी मास्क नहीं लगाया है। शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगल ने तो बिना मास्क कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ तस्वीर ही खिंचवा ली। सवाल उठा तो जवाब भी सुनिए। 10 दिन का टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੈ देखो ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ डिटेल्स चेक कर लाएं। खाद्य आपूर्ति मंत्री भरत भूषण आशु भी पीछे कहाँ रहते। मंत्री जी निगम नेताओं की बैठक में बिना मास्क नजर आए। ये हाल तब है जब पंजाब में पिछले 24 घंटों में 3,329 नए केस सामने आए हैं और 63 मौतें हुई हैं। फर्जी ड्रग केस में फंसे दंपत्ति की आखिरकार वतन वापसी हो गई। बेगुनाह होने के बावजूद कतर की जेल में करीब 2 साल बिताने वाले दंपत्ति जब घर लौटे तो क्या मंजर, क्या तस्वीरें निकली, देखिए। ये वतन लौटने की खुशी है। 1 साल 9 महीने तक दर्द में बहने वाले ये आंसू अब खुशी में छलक रहे हैं।
ये ओनिबा और शरीक है। 1 साल 9 महीने के लंबे वक्त के बाद ये कतर से लौट रहे हैं। इतने लंबे वक्त तक ये कतर की जेल में थे, वो भी उस गुनाह के लिए जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। जुलाई 2019 में इस दंपत्ति को हनीमून पैकेज के जाल में फंसाया गया था। कतर जाते हुए ओनिबा और शरीक के बैग में ड्रग्स रख दी गई थी। जब ये दोनों कतर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कतर की अदालत ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई। जेल की सजा काटते हुए ही दोनों की एक बेटी भी हुई। भारत में दोनों के परिवार वालों ने एनसीबी से मदद की गुहार लगाई। एनसीबी ने मामला दर्ज कर जांच की और दोनों को निर्दोष पाया। फिर विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार से बात की। मामला फिर कतर की अदालत में गया और दोनों को निर्दोष बताकर बरी किया गया। लेकिन तमाम कष्ट के बावजूद आखिरकार इनकी वतन वापसी हो ही गई। हमारी लापरवाहियों के चलते कोरोना फल फूल और फैल रहा है और इसे फैलाने में सियासी दल भी पीछे नहीं है। चुनाव के नाम पर बंगाल में जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है, उससे बंगाल में संक्रमण का नया संकट खड़ा हो गया है और 4 चरण के चुनाव बीतने के बाद अब जाकर चुनाव आयोग की नींद टूटी है। तो पश्चिम बंगाल का किला फतह करने के लिए हर दल ने इस चाहत में भीड़ जुटाई ताकि वही भीड़ दिल खोलकर उनके नाम पर मोहर लगा सके, उसके नाम पर ही मतदान करे। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश संक्रमण से जंग के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन सत्ता की चाहत में किसी भी दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रैलियों में बिना मास्क पहने लोग आते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही और संक्रमण बढ़ता रहा। और जब खतरा पीक पर पहुंचा तो अब जाकर चुनाव आयोग की नींद टूटी है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने पर चर्चा करेगा। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की ये चर्चा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हालात अब और बिगड़ चले हैं। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 5,892 नए केस आए, जबकि 24 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में संक्रमित हुए मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र और यूपी के मुकाबले संक्रमण का आंकड़ा भले ही कम दिखे, लेकिन सच ये है कि बंगाल में कोरोना विस्फोट होने का संकट अब भी बरकरार है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया था और जिला अधिकारियों को राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने का आदेश दिया था। चुनाव और रैलियों का रिश्ता करीबी है, क्योंकि जीत की बुनियाद यहीं से पड़ती है। अब वाम दलों ने खुद को रैलियों की इस रेस से अलग कर लिया। लेफ्ट फ्रंट ने ट्विटर पर ऐलान किया कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की ओर से कोई भी बड़ी जनसभा या रोड शो नहीं होगा। अब डोर टू डोर अभियान और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर जोर रहेगा। घर घर जाने के अभियान में कुछ चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के नेता छोटी छोटी बैठकें करेंगे। हालांकि वाम दलों की रैलियां दूसरे बड़े दलों के मुकाबले पहले ही छोटी थीं, लेकिन बीजेपी हो या फिर सत्तारूढ़ टीएमसी, दोनों ही पार्टी की रैलियों में भीड़ जबरदस्त जुट रही थी। दीदी और बीजेपी के नेता तो रोज हजारों की भीड़ लेकर सड़कों पर निकल रहे थे। इसलिए वाम दलों ने इन दोनों बड़ी पार्टियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। बंगाल में 4 चरण में चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरण अभी बाकी है। इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी भी अब मैदान में उतर गए हैं। 5वें चरण के लिए उन्होंने भी रैली कर वोट मांगे। हालांकि 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव आयोग को खत लिखकर कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी 2 दलों की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि क्या वो भी लेफ्ट की तरह बड़ी जनसभाओं से दूर रहेंगे। आज से यूपी के पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले दौर में 18 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर और चिंताजनक खबर यह है कि कुछ पोलिंग बूथ्स पर कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जावली गांव से तस्वीरें देखिए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। किसी के चेहरे पर मास्क है तो कहीं मास्क नहीं है। सब कुछ तमाशबीन होकर बस देखा जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान है। हालात बद से बदतर यूपी में पहले से ही हैं। लखनऊ यानी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टेस्ट तक नहीं हो रहे हैं। टेस्ट करने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए, ना तो पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ पर वोटरों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, मास्क भले ही लगाया हुआ हो,
अब आप बताइए, ऐसे हालातों में जरूरी क्या है? अपनी जान की सुरक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, या फिर चुनाव में वोट डालना? हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कोरोना के नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। कोविड महामारी के बीच पंचायत चुनाव का आज पहला चरण है। हालात बेहद खराब हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते ही पूरा चुनाव कराया जाएगा। अब जावली गांव में गाजियाबाद के आप देखिए किस तरीके से नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही है। कैमरा देखकर जरूर लोगों को कहा जा रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी। आप सब लोग एकदम चिपक कर खड़े हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? आपको बेहद हैरान करने वाली यहाँ तस्वीरें नजर आएगी। एक कमरे के अंदर ये जो वोटिंग के लिए लोग अंदर जा रहे हैं, आप देखिए कैसे कितनी भीड़ है। खचाखच ये कक्षा 7 जहाँ पर ये वोटिंग हो रही है अंदर भरा हुआ है। किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर मेंटेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप समझिए कि इनमें अगर एक भी शख्स बीमार हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है और लोगों के लिए भी। किस तरीके से एक ही कमरे के अंदर भीड़ घुसी हुई है, एक एक कर लोगों को नहीं भेजा जा रहा। जो डिस्टेंस मेंटेन होना था वो नहीं है। सर्कल जो निशान बनाए जाने थे वो यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं खुलेआम नियमों की धज्जियां। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर स्कूल बंद हो सकते हैं, परीक्षाएं टाली जा सकती हैं और तैयारियां ना हो, नियमों के साथ प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर ये इलेक्शन क्यों? कहीं ना कहीं डर होता तो लोग कुछ इस तरीके से दिखाई न देते। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। पिछले कई दिनों से कोरोना का महाराष्ट्र के बाद दिल्ली नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार-बार लगातार पिछले 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन करें। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, लेकिन आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो 11 बजे होने वाली इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की कमी हो सकती है। इस आने वाले संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में अब तक जितने मरीज आए हैं उनमें से 88% मरीज आईसीयू में यानी ज्यादा गंभीर हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,282 नए केस आए हैं। दिल्ली में पहली बार कोरोना एक्टिव केस की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। सिर्फ इसी अप्रैल महीने में 1 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं और 500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये दिल्ली सरकार ने पिछले 1 हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेजी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पताल पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित किए गए हैं, जबकि 11 में दोनों तरह की सुविधाएं रहेंगी। ये है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, दीपचंदू अस्पताल और अंबेडकर नगर अस्पताल। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड की किल्लत न हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने अब बैंक्वेट हॉल, स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अस्पतालों के साथ अटैच करने का आदेश जारी किया है। 14 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 3,553 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए हैं, जबकि 784 बेड पर गैर कोरोना मरीजों और कोरोना के फॉलोअप मरीजों का इलाज होगा। इन अस्पतालों में सर गंगाराम, मैक्स साकेत, फोर्टिस अस्पताल शामिल है। इसके अलावा अपोलो सरिता विहार, होली फैमिली, मैक्स शालीमार बाग, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल भी शामिल है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा कब्रिस्तान से आ रही तस्वीरों से लगाइए जरा। 150-200 मैयत तो भी आ सकती है। जिंदगी भर रोटी, कपड़ा और मकान की जुगत में खपा देने वाला इंसान जिंदगी खत्म होने के बाद भी 2 गज की जमीन को तरस सकता है। ये कड़वी सच्चाई है कोरोना काल की। ये दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन जब कोरोना महामारी ने पैर पसारे तो सबसे बड़े कब्रिस्तान की भी जमीन छोटी पड़ने लगी। 4 तारीख से जो है डेड बॉडी का जो है वो ज्यादा हुआ है हमारे यहाँ। तकरीबन ये लगा लीजिए कल 17 थी, उससे एक दिन पहले 11 थी, उससे पहले 9 थी। मतलब दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। दिल्ली में कोरोना से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और जदीद अहले कब्रिस्तान में कोरोना के सिर्फ 200 शवों की जगह बची है। ये 150-200 मैयत तो भी आ सकती है।
उसके बाद हमें अपनी जो कमेटी हमारी कब्रिस्तान कमेटी है उसको बोलना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद दोनों जगह कहर बरपा रहा है। सरकार ने कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाली दवा रेमडेसिविर के उत्पादन बढ़ाने और कीमत को कम करने का फैसला लिया है। रेमडेसिविर दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ 2 दिन तक बैठक करने के बाद केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। रेमडेसिविर का उत्पादन 7 कंपनियां करती हैं। इनमें से 6 कंपनियों को 7 अन्य जगहों पर उत्पादन की मंजूरी दी गई है। अभी तक 7 कंपनियां 38,80,000 शीशियां हर महीने तैयार कर रही थी। सरकार के नए फैसले से उत्पादन क्षमता 78 लाख शीशी हर महीने हो जाएगी। रेमडेसिविर की कीमत 3500 रुपए तक लाने पर भी कंपनियों ने सहमति जताई। प्रोडक्शन बढ़ाना और सप्लाई सुनिश्चित करना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो 38 लाख पर मंथ वाइल का प्रोडक्शन था उसको बढ़ा के 80 लाख पर मंथ करने के लिए सरकारी जरूरी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने रेमडेसिविर दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे भी घरेलू बाजार में 4 लाख शीशियां और बढ़ जाएंगी। इससे आम लोगों तक दवा की पहुंच आसान हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने में मदद मिलेगी। अब खबर झारखंड के देवघर की, जहां कांग्रेस विधायक के बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पर विवाद हो गया। ये तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह की है। नीली चेक शर्ट में गर्भगृह में पूजा अर्चना करते ये जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं। अब खुद को शिव भक्त बताने वाले इरफान अंसारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरी घटना को हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। देवघर में पूजा को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो परसों ही देवघर से सटे मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।